हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन को पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको लास्ट इसकी क्लास में भी पढ़ाया था बोर्ड के थ्रू, मगर आज मैंने पीपीटी प्रिपेयर करी है दोबारा से। हम पहले यहाँ पे जो हमने ओवरव्यू लेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, देन वी प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द सैम्पलिंग। तो मैंने आपको बताया था सैम्पलिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम एक स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी इवेंट को सेलेक्ट करते हैं कि पूरी पॉपुलेशन के अंदर से। तो क्या होता है, अगर हमें कोई सर्वे करना है, हमने क्वेश्चनेयर प्रिपेयर किया अपने कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस जानने के लिए, तो अब हम पूरी, अगर मैंने बताया था हमने गाज़ियाबाद का एग्जांपल लिया था, अगर हम गाज़ियाबाद के एग्जांपल ले लें तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हम हर एक कंज्यूमर के पास जाके उसके प्रेफरेंसेस को वो करें। तो हम क्या करते हैं, पूरे एरिया में से जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें से कुछ सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, हम सेलेक्टिव लोगों को कलेक्ट कर लेते हैं, हम उनसे सैंपल ले लेते हैं, क्योंकि होल पॉपुलेशन को कवर करना हमारा बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो सैम्पलिंग क्या है, एक प्रोसेस है बाय विच आर रिलेटिवली अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज सेलेक्टेड एंड एनालाइज टू फाइंड आउट द समथिंग अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सैंपल वॉज ड्रॉन। क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि सैम्पलिंग एक प्रोसेस है जिसमें स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है, ताकि हम टोटल पॉपुलेशन के बारे में कुछ जान सकें जो सैंपल हमने ड्रॉन किया। अगर हमें टोटल पॉपुलेशन के प्रेफरेंसेस, इस केस में हम कस्टमर प्रेफरेंसेस जानना चाहते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, कस्टमर के प्रेफरेंसेस जानने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम उनके से डेटा कलेक्ट करें, मगर होल पॉपुलेशन को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसमें से स्मॉल यूनिट को सेलेक्ट कर लेते हैं, उनसे हम उनकी प्रेफरेंसेस को जानते हैं, फिर हम एस्टिमेट लगाते हैं कि ओवरऑल पॉपुलेशन का भी ये पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा। तो अब उसके ऑब्जेक्टिव क्या होता है सैम्पलिंग के, एक तो ये एक्यूरेट मेजरमेंट देती है। अब क्या होता है, आप एक पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करके उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं, तो ये हमें हेल्प करती है एक्यूरेट मेजरमेंट फाइंड आउट करने में। और दूसरा है मिनिमम एक्सपेंडिचर। अब आप एज अ होल से सबसे डेटा कलेक्ट करेंगे तो आपका क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, ठीक है ना, और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो एज़ कम्पेयर टू हम पॉपुलेशन की जगह हम क्या ले लेंगे, हम स्मॉल सैम्पल्स को ले लेंगे, तो हमें सैम्पल्स में कॉस्ट और टाइम और एफर्ट्स कम लगेंगे एज़ कम्पेयर टू हम पूरे पॉपुलेशन पे जाएंगे। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि वो एक्यूरेट मेजरमेंट देता है हमें डेटा का, प्लस वो हमें मिनिमम एक्सपेंडिचर होता है। तो मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट इज स्टेप्स ऑफ सैम्पलिंग। तो अब सैम्पलिंग मैंने बताया था, हम डेटा कलेक्ट करते हैं पूरी पॉपुलेशन में से, स्मॉल ग्रुप में से, तो उसकी कुछ स्टेप्स होते हैं। तो मैंने बताया था सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पॉपुलेशन चाहिए। तो डिफाइनिंग दी पॉपुलेशन, तो पहले तो आपको पॉपुलेशन डिफाइन करनी होगी कि जिसका आपको सैंपल कलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप गाज़ियाबाद, आपने कोई प्लेस सेलेक्ट कर ली कि आपको गाज़ियाबाद का डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, गाज़ियाबाद में आप फिर किस एज ग्रुप का, कि आप 14 टू 18 का ले रहे हैं एज ग्रुप डेटा, या फिर 18 अबव वालों का ले रहे हैं, ये आपको इस तरीके से कैटेगरी निकालनी पड़ेगी। फिर ये आ जाएगा, आपको जेंडर बेसिस कर सकते हो कि जेंडर क्या लेना है, आपको मेल लेना है या फिर फीमेल लेना है। इसके बेसिस पे ऐसे आप अपना क्या है पॉपुलेशन डिफाइन करेंगे कि आप एग्जैक्ट कौन सी पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो हमने पहले सबसे पहले अपना पॉपुलेशन डिफाइन करनी है, लिस्टिंग दी पॉपुलेशन। इसमें यही होगा कि आपको एक्यूरेट जो भी डिटेल्स है पॉपुलेशन की वो सब लिस्ट करनी पड़ेंगी कि क्या क्या एज ग्रुप है, कौन मेल फीमेल है, कौन सी प्लेस है, ये सारा लिस्टिंग हमें पॉपुलेशन का करना पड़ेगा। बेसिकली इसको हम सैम्पलिंग फ्रेमिंग कहते हैं, कि जिसमें से आप सैंपल ड्रॉ करने वाले हैं वो फ्रेम कैसी है जिसमें से आप लेंगे। उसके बाद आएगा सिलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। अब क्या हुआ, पॉपुलेशन ले लिया, ठीक है ना, सब कुछ लिस्टिंग कर लिया पॉपुलेशन का, सैंपल फ्रेम बना लिया, फिर आपको एक सिलेक्टिव क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव उठाना पड़ेगा जो कि एज अ सैंपल होगा, ठीक है ना। सो सिलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, तो आपको एक ऐसा सैंपल उठाना होगा जो कि एक्यूरेट हो, बाइस ना हो, ठीक है ना, वो बाइसनेस से दूर हो। बाइसनेस मतलब कि हम लोग ना कभी कभार अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो उसमें ना बाइसनेस आ जाती है, हम थोड़ा धोखाधड़ी कर देते हैं, तो उसमें कोई भी बाइसनेस नहीं आनी चाहिए। वो पॉपुलेशन को कम्प्लीटली डिफाइन कर सके, ठीक है ना, वो वेरिएबल्स जितने भी पॉपुलेशन को के उन सबको एक्सप्लेन करने के लायक हो, ठीक है ना, ऐसा हमें सैंपल सेलेक्ट करना होगा। ऑब्टेनिंग एन एक्यूरेट सैंपल, अब आपने रिप्रेजेंटेटिव ले लिए बहुत सारे सैंपल की, फिर आप उसमें से ना अपना एक्यूरेट सैंपल सेलेक्ट करेंगे। एक्यूरेट सैंपल में मतलब क्या होता है कि अगर आपकी पॉपुलेशन क्या है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम,
कि जितने भी वेरिएबल्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं, सिमिलर टाइप के हैं, तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं, आप अपना स्मॉल सैम्पल साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि आपको पता है ऑलमोस्ट सारी पॉपुलेशन सेम है तो ज़्यादा चेंजेस है नहीं, तो आप स्मॉल सैम्पल यूज़ कर सकते हैं पॉपुलेशन के बारे में डेटा कलेक्ट करने के लिए। अगर वहीं पे आपकी पॉपुलेशन क्या है, हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंस, ठीक है ना, वो डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट है उसमें, तो जब वेरिएबल आपके ज़्यादा हो, ज़्यादा वेरिएबिलिटी हो पॉपुलेशन में, उस टाइम में आप अपना लार्ज सैंपल यूज़ करते हैं, क्योंकि लार्ज सैंपल आपको क्या है, लार्ज सैंपल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल्स अंदर आ सकते हैं। अगर आप इसी हेट्रोजीनियस में स्मॉल सैंपल ले लेंगे, मान लेंगे कि एक आपने ऐसे ही सैंपल ले लिया जो बाकी पॉपुलेशन से बहुत अलग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लार्ज सैंपल सेलेक्ट करना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम वेरिएबल्स आप क्या है कवर कर सकें। तो ये होता है कुछ स्टेप सैम्पलिंग के। सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ता है अपना पॉपुलेशन, लिस्ट करना पड़ता है पॉपुलेशन को कि उसके क्या क्या फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक है, उसको सैम्पलिंग फ्रेम भी बोलते हैं। उसके बाद अपना रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, कि ये सैंपल है, इनमें से सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद अपना एक्यूरेट सैंपल चेक करेंगे कि अगर लार्ज पॉपुलेशन है, हेट्रोजीनियस है, तो आप लार्ज सैंपल लेंगे, और अगर होमोजीनियस पॉपुलेशन है तो आप अपना स्मॉल सैंपल लेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट स्टेप्स ऑफ सैम्पलिंग। सो नेक्स्ट इज कंसेप्ट्स ऑफ सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग के कुछ कंसेप्ट्स होते हैं। तो द फर्स्ट वन इज यूनिवर्स एंड पॉपुलेशन। मैंने आपको बताया था यूनिवर्स या पॉपुलेशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसको हम यूनिवर्स भी बोलते हैं, कि जो हम कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो हम इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके जो टोटल आइटम्स होते हैं उन सबको हम पॉपुलेशन के अंडर बोलते हैं, ठीक है, वो पॉपुलेशन होता है, उससे हम सैंपल ड्रॉ करते हैं स्मॉल यूनिट्स का। तो सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, जब हम स्मॉल यूनिट्स को, हम एक पूरी पॉपुलेशन में से कुछ स्मॉल यूनिट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। एंड सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या है, हमारा पूरा प्लान जो बनाते हैं कि हमें कैसे कैसे किस यूनिट्स में से, पॉपुलेशन में से क्या सैंपल बनाना है, उसके करेक्टरिस्टिक क्या रखने हैं, ये सारी चीज़ें हमारा सैम्पलिंग डिज़ाइन में आता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर। तो स्टैटिस्टिक क्या है हमारा, स्टैटिस्टिक्स इज रिलेटेड टू सैम्पलिंग, दैट इज सैम्पलिंग के करेक्टरिस्टिक्स की बात करता है स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैम्पलिंग, कि सैम्पलिंग का क्या मीन है, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सब हमारा स्टैटिस्टिक में पता चलता है। नेक्स्ट इज पैरामीटर। पैरामीटर इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमारा पैरामीटर बताता है कि उसका मीन कितना है, उसका वेरिएंस कितना है, ये सारी चीज़ हमें पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। तो हम वहाँ पे वर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे पॉपुलेशन का, तो हम वहाँ पैरामीटर्स लिखेंगे, और अगर सैम्पल की कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो हम वहाँ पे स्टैटिस्टिक लिखेंगे। नेक्स्ट इज सैम्पलिंग एरर। भैया अब हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, लार्ज पॉपुलेशन में से छोटे छोटे यूनिट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि एरर भी आए होंगे। तो एरर किस वजह से आ जाते हैं, कि मान लो कि जो रिसर्चर है वो, उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है कि वो किस तरीके से सैंपल सेलेक्ट करे, तो इसकी वजह से उसका एरर आ सकते हैं। दूसरा क्या आ सकता है, ड्यू टू नॉन सैम्पलिंग एरर। दो तरीके के एरर आते हैं, एक होता है सैम्पलिंग एरर, एक होता है नॉन सैम्पलिंग एरर, ठीक है, हम आगे हम स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि उसमें होता क्या क्या है। एंड नेक्स्ट इज अब पर्सनल बायसनेस भी आ जाती है इन्विजिलेटर की, मतलब रिसर्चर की, कि वो अपनी पर्सनल, अपने खुद के मतलब कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट कर ले, कि जहाँ से उसे ईज हो रहा है, जहाँ से उसे ईजी पड़ रहा है वो वहाँ से ले ले। दूसरा आता है आपने प्रिसाइज, पता होता है प्रिसाइजन एरिया होता है कि हमारा इसके अंदर हमारे पॉपुलेशन का क्या है, एवरेज गिवन, एवरेज वैल्यूज आती हैं, ठीक है ना, इसके अंदर एवरेज वैल्यूज आती हैं कि अगर इसके अंदर हमारा डेटा आ रहा है, दैट्स मीन हमारा डेटा जो हमने सैंपल निकाला है वो एक्यूरेट। एक आता है कॉन्फिडेंस लेवल एंड सिग्निफिकेंस लेवल। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ तक ना आपको, यहाँ मान लो इसका मीन था, ठीक, मीन था, तो यहाँ और यहाँ पर इसको बोल दिया इतना एरिया इसका कॉन्फिडेंस ऑफ लेवल है, कि अगर हमारी सैम्पलिंग वैल्यू इधर लाई करेगी, ठीक है, तो वो हमारा डेटा क्या होगा, एक्यूरेट होगा। उसका मीन जो निकल के आएगा, हमारे सैंपल का जो मीन होगा या फिर जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, वो हमारे पॉपुलेशन के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के थोड़ा इक्विवेलेंट होगा, मतलब वो उसके इक्वल होगा। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया है, सैंपल निकाला है, वो हमारे प्रॉपर एस्टिमेट दे रहा है पॉपुलेशन का। और ये हमारा ये वाला जो है एरिया, ये हमारा होता है सिग्निफिकेंस एरिया, कि अगर हमारा डेटा इस एरिया में लाई कर गया, ठीक है ना, अगर हमारी वैल्यू सैंपल की इस एरिया में लाई कर गई, आपने कोई सैंपल लिया, उसकी मीन वैल्यू या उसका स्टैंडर्ड डेविएशन इन वैल्यूज में लाई कर गया, दैट्स मीन कि वो हमारा सैंपल एक्यूरेट डेटा नहीं दे पा रहा है हमारे पॉपुलेशन के बारे में। तो सिग्निफिकेंस लेवल वो बताता है कि अगर इस पॉइंट में हमारा सैंपल की एस्टिमेशन वैल्यू आई, एस्टिमेटेड वैल्यू इसमें आई, दैट्स मीन कि हमारा सैंपल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमारे पॉपुलेशन की नहीं देगा। और कॉन्फिडेंस लेवल ये वाला होता है जिसमें अगर वैल्यूज लाई करी, तो दैट्स मीन कि हमारा पॉपुलेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है हमारा
सैंपल, ठीक है। आता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे अभी आगे चलकर भी। टी स्क्वायर आता है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसमें ना मान लो हमें 100 सैंपल लेने हैं, तो उन 100 सैंपल का हमने मीन निकाला, तो हर एक का निकलेगा तो 100 सैंपल का मीन निकालेंगे, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन बन के आता है उसी को सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। कि आपने जो अलग अलग यूनिट्स का सैंपल लिया है, उनका मीन क्या है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन आपने क्या निकाला है, तो वो एक हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन के आ जाता है। तो ये सब कंसेप्ट सैम्पलिंग की जो आगे आप चीज़ें पढ़ोगे तो उसमें ये वर्ड्स यूज होंगे। सो नेक्स्ट है एरर्स। तो सैम्पलिंग एरर मैंने आपको पहले भी बताया था, एक होता है हमारा सैम्पलिंग एरर, एक होता है हमारा नॉन सैम्पलिंग एरर, ठीक है ना। सैम्पलिंग एरर तो क्या है कि जब आपने सैंपल बना रहे हो उसके दौरान पे कुछ सैंपल में ही कुछ दिक्कतें आ गई, इस वजह से सैम्पलिंग एरर आ जाता है। नॉन सैम्पलिंग क्या है, एरर बिकॉज ऑफ सैम्पलिंग नहीं आया। इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर है उसकी कुछ गलतियों की वजह से जो एरर आ जाते हैं उसको नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। तो अब हम उनको ब्रीफली पढ़ते हैं। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा सैम्पलिंग एरर से। तो सैम्पलिंग एरर is due to the fact that only a subset of population has been used to estimate the population parameter. सैम्पलिंग एरर किस वजह से आ जाता है, क्योंकि हमने ये देखा कि एक पॉपुलेशन है, सैंपल क्या है, उसका सबसेट है, ठीक है ना, उसका जस्ट पार्ट है, जिससे कि हम पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट कर रहे हैं। पैरामीटर्स देख रहे हैं, यहाँ आया वर्ड, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन निकालने के लिए हम एक स्मॉल सैंपल का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और उससे हम इन्फ्रेंस निकालते हैं पॉपुलेशन के बारे में। मतलब पॉपुलेशन का मीन निकालना हमारे लिए मुश्किल है। मीन वैल्यू, मैंने बोला ना कस्टमर के प्रेफरेंसेस जानने हैं, तो उसका मीन वैल्यू निकालने के लिए पॉपुलेशन का हमारे पास डिफिकल्टी आ रही थी, तो हमने स्मॉल सैंपल ले लिया, उसका मीन निकाल लेंगे। तो हम स्मॉल सैंपल का उसे म्यू बोलते हैं ऐसे। उसका स्मॉल सैंपल का अगर हम मीन निकालेंगे तो क्या है कि वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे, क्योंकि ये सबसेट है, पूरी पॉपुलेशन कवर नहीं हो रही है, तो उसी को सैम्पलिंग एरर कहते हैं। दस द सैम्पलिंग एरर इज प्रेजेंट ओनली इन सैम्पल सर्वे एंड इज कम्प्लीटली एब्सेंट इन सेंसस मैथड। सेंसस होता है ना, जनगणना निकाला जाता है, उसमें क्या होता है, होल पॉपुलेशन को कवर किया जाता है, हर किसी के घर जाकर उनके फैमिली के बारे में पूछा जाता है, उनकी इनकम के बारे में पूछा जाता है। तो वो क्या होता है, हम पूरी कंप्लीट पॉपुलेशन को कवर करते हैं। मगर सैंपल सर्वे क्या होता है, हम पॉपुलेशन में से कुछ सब पार्ट्स कलेक्ट करते हैं। तो सैम्पलिंग एरर किस में आएगा, सैम्पलिंग सर्वे में आएगा, सेंसस सर्वे में नहीं आएगा। अब रीजंस क्या होते हैं सैम्पलिंग एरर की, फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ सैंपल। मान लो कि आपका हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन थी, आपने सिर्फ एक स्मॉल सैंपल कलेक्ट कर लिया। अब आपने मैंने आपको बताया था जब लार्ज पॉपुलेशन हो और हेट्रोजीनियस हो तो आपको लार्ज सैंपल सेलेक्ट करना चाहिए, मगर आपने हेट्रोजीनियस होते हुए भी स्मॉल सैंपल सेलेक्ट कर लिया, तो आपने जो और वेरिएबल्स हैं आप उनको कवर नहीं कर पाए, इस वजह से आपका एक्यूरेट डेटा नहीं आएगा। तो इसलिए आपका हो सकता है कि आपका जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंस लेवल पे लाई करे, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल पे ना आए, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि हम सैम्पलिंग के टाइम पे क्या करता है, जो रिसर्चर है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो जो सैंपल कलेक्ट करना चाहिए था उसने वो नहीं किया। मान लो कोई गाजियाबाद में था, ठीक है, या कोई दिल्ली का, मान लो दिल्ली का है, कोई दिल्ली में लक्ष्मी नगर रह रहा है, तो वो क्या करेगा, लक्ष्मी नगर का ही डेटा कलेक्ट कर लेगा। वो ये नहीं कि दिल्ली के अंदर और एक्स्ट्रा पार्ट्स में जो और जगहें हैं, पंजाबी बाग है, हमारा सीपी है, ठीक है ना, चांदनी चौक है, इन सब एरिया को कवर ना करके वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने पास का एरिया सेलेक्ट कर लेता है। तो वो क्या करता है, सब्सिट्यूट कर देता है। एरर ड्यू टू द बाइसनेस इन द एस्टिमेशन। जब हम अपनी एस्टिमेटेड वैल्यू निकालेंगे, मतलब सैम्पलिंग में आप आगे देखोगे कि हम सैंपल में क्या होता है, वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, उसका मीन निकालते हैं, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल निकालते हैं। तो कई बार क्या होता है, एस्टिमेशन मेथड में भी कोई दिक्कतें आ जाती हैं, उसकी बाइसनेस आने की वजह से सैम्पलिंग एरर आ जाता है। नेक्स्ट इज वेरिएबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन। वही, अगर आपका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हेट्रोजीनियस है, बहुत ज़्यादा उसमें वेरिएबिलिटी है, सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं, तो उस टाइम पे एरर आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, क्योंकि आप होल पॉपुलेशन को तो कवर कर नहीं रहे हैं। तो हो सकता है कि आपने लार्ज सैंपल यूज़ किया हो या फिर नहीं भी किया हो, तो हो सकता है कि कोई ऐसा पार्ट छूट गया हो जो बहुत डिफरेंट हो। तो इसलिए इसकी वजह से भी रीज़न है कि सैम्पलिंग एरर आ सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द सैम्पलिंग एरर। नेक्स्ट इज नॉन सैम्पलिंग एरर। अब आता है फॉल्टी प्लानिंग। आपने मान लो प्लानिंग जो करी थी सैम्पलिंग करने से पहले, वही आपकी गलत थी। जैसे क्या हो सकता है कि आपने पॉपुलेशन को ढंग से डिफाइन नहीं किया हो, ठीक है ना, स्टैटिस्टिकल यूनिट्स उसकी जो आपने ढंग से यूज़ ना करी हो, इनकम्प्लीट पॉपुलेशन मेंबर की लिस्ट हो, आपको नहीं पता हो कि कितने एज ग्रुप के डिफरेंट लोग हैं उसमें, मेल एंड फीमेल का प्रोपोर्शन कितना है, ये आप सही से नहीं बता पाए, तो ये क्या हो जाता है, नॉन सैम्पलिंग एरर। ये किसकी वजह से हो रहा है, ये ड्यू टू रिसर्चर जो इस पर रिसर्च कर रहा है उसकी वजह से हो रहा है, सैंपल की वजह से नहीं हो रहा। उसकी
रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ढंग में सैम्पल के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में फाइंड आउट करना। अगर उसने गलती करी है, इसकी वजह से नॉन सैम्पलिंग एरर आते हैं। इनपरफेक्ट क्वेश्चनेयर विच माइट रिजल्ट इन इनकम्प्लीट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। आपने मान लो कि किसी रिसर्चर ने क्वेश्चनेयर वो फ्रेम किया, उसने कस्टमर प्रेफरेंसेस जाने थे, उसने जो यूजफुल क्वेश्चंस थे वो उसमें पूछे ही नहीं, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आई उसके पास, तो इसकी वजह से भी एरर आ सकता है सैंपल में। डिफेक्टिव मेथड ऑफ इंटरव्यू एंड आस्क क्वेश्चन, जो आप क्वेश्चंस आस्क कर रहे हैं या फिर जो इंटरव्यू प्रोसेस कर रहे हैं उसमें आप डिफेक्टिव मेथड यूज़ कर रहे हैं। पर्सनल बायसनेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेटर है उसकी पर्सनल बायसनेस की वजह से, मतलब उसने बस अपने जो अपने पड़ोसी थे या अपने रिलेटिव्स थे उनसे डेटा कलेक्ट कर लिया, तो उसकी पर्सनल बायसनेस आ गई। इस वजह से होल पॉपुलेशन को कवर ना करने के बजाय उसने क्या करा, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, इन सबसे डेटा कलेक्ट कर लिया। नॉन रिस्पॉन्स एंड इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स, मान लो आपने किसी को क्वेश्चनेयर मेल किया, ठीक है ना, कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस जानने के लिए। आपने देखा होगा आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत से लोग अपने सर्वे के क्वेश्चनेयर्स को आपको सर्कुलेट करते रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं से भी ऐसे ही टिक मार देते हैं, चलो इसको छोड़ो, ए कर दिया, बी कर दिया। तो इसमें क्या होता है, जब रिस्पॉन्स इनएक्यूरेट हो या फिर कोई लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते या फिर इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स हो, इसकी वजह से भी सैम्पलिंग में एरर आ जाता है। आपके पास डेटा है ही नहीं तो आप कैसे सैम्पलिंग एरर, कैसे सैम्पल से आप पॉपुलेशन के बारे में जान पाएंगे। इन प्रॉपर कवरेज, मान लो आपने दिल्ली था, आपने दिल्ली में बस क्या है, लक्ष्मी नगर एरिया, वैशाली, ये सारा एरिया ही कवर किया, बाकी एरिया आपने कवर ही नहीं किया डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो आपके क्या इम्प्रॉपर कवरेज की वजह से भी आपका पॉपुलेशन के बारे में सही एस्टिमेशन नहीं लग पाएगा। सो ये होते हैं कुछ सैम्पलिंग एरर। नेक्स्ट इज, अब आते हैं मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। अब क्या होता है सैम्पलिंग, अब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सैम्पलिंग ये होता है कि आप लार्ज पॉपुलेशन में से एक स्मॉल ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं, वहाँ से आप अपना डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो उस डेटा कलेक्ट करने के मेथड्स होते हैं। तो एक होता है सबसे पहले प्रोबेबिलिटी मेथड। आप प्रोबेबिलिटी से ही समझ रहे होंगे, प्रोबेबिलिटी को हम रैंडम मेथड भी बोलते हैं, ठीक है ना। आप रैंडमली उठाते हैं इसमें डेटा। In this method, each unit of the population has equal chance of being selected. That is why they are also called as random samples. इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन में से आपने रैंडमली कोई उठा लिया, रैंडमली किसी को उठा लिया है, रैंडम आप एक यूनिट उठा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हर किसी के पास, अगर मान लो इसमें 1000 लोग थे, पॉपुलेशन 1000 की थी, तो हर एक 1% की जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी 1/1000, इसको भी इक्वल चांस है। सेकेंड पर्सन की भी 1/1000 होगी, सबको इक्वल चांस मिलता है कि वो सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई बायसनेस नहीं आती है। तो इसके करेक्टरिस्टिक क्या है, ईच यूनिट इन द सैंपल हैज सम नोन प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटरिंग दिस सैंपल। देखो ना, हर किसी की अपनी नोन प्रोबेबिलिटी है, देखो 1/1000 हर किसी की है। और क्या है, फ्री फ्रॉम बायसनेस, कोई बायसनेस नहीं होगी, रिसर्चर अपने अकॉर्डिंग नहीं उठा रहा है, वो रैंडमली किसी को भी उठा ले रहा है, तो ये इसमें कोई बायसनेस का इशू नहीं होता है। सो नेक्स्ट इज, अब आता है टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी मेथड। अब प्रोबेबिलिटी पढ़ा हमने, रैंडमली किसी को उठा लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। ये सबसे सिंपल है, ये वही वाला सीन है कि एक पॉपुलेशन में से आपने रैंडमली कोई यूनिट को सिलेक्ट कर लिया है। यह है, ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज बीन इक्वल चांस ऑफ सेलेक्टेड। सेवरल डिवाइसेज आर यूज्ड हेयर टू ड्रॉ सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं। जैसे हम लॉटरी मेथड होता है ना, लार्ज ग्रुप में से हमने एक चिट उठा ली, चिट मेथड होता है। तो क्या होता है, ये क्या होते हैं, सारे हमारे रैंडम सैम्पलिंग के पार्ट है। आप यूज़ ऑफ रैंडम टेबल, आपने एक टेबल ड्रॉ कर ली, इसमें से आपने रैंडमली कोई सेलेक्ट कर लिया, तो ये सारे आते हैं हमारे सिंपल और अनरिस्ट्रिक्टेड मेथड, इसमें कोई बायसनेस नहीं होती। दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, रिसर्चर क्या करता है, होल पॉपुलेशन को एक स्ट्रैटम में डिवाइड कर लेता है, ठीक है ना। और जो हर एक स्ट्रैटम है उसके में क्या है, करेक्टरिस्टिक उसके सेम है, जो आपने ईच स्ट्रैटम बनाया है उन सबके करेक्टरिस्टिक्स सेम है। उसके बाद क्या करते हैं, हम रैंडमली कोई भी एक स्ट्रैटम को उठा लेते हैं, ठीक है ना। द स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन मेक्स डिफरेंट स्मॉल होमोजीनियस ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन एंड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक इज यूज्ड टू ईच ग्रुप टू सेलेक्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सैंपल। क्या हुआ, एक पूरी पॉपुलेशन है, उसमें से आपने सिमिलर टाइप के, ये जो इस एक स्ट्रेटम के अंदर, ईच ग्रुप के अंदर जितने भी लोग होंगे उनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, होमोजीनियस होंगे, वो सेम होंगे, इसके भी सेम होंगे, इसके भी सेम होंगे। फिर आप क्या करोगे, रैंडम टेक्निक को यूज करते हुए ईच ग्रुप में से सिलेक्टिव कोई भी लोगों को उठा लोगे। तो ये होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये एक दूसरा मेथड होता है। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। क्या होता है, जब हमारी पॉपुलेशन क्या होती है, फाइनाइट होती है, मतलब हमें पता है कि कितने नंबर ऑफ पीपल्स हैं हमारी, मान लो 1000 पॉपुलेशन है हमारे यहाँ की, तो हमें उसका नंबर्स में पता है कि कितनी है।
और हमें प्रॉपर लिस्ट भी पता है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस मेथड में क्या करते हैं, सारी यूनिट्स को जितनी भी पॉपुलेशन की है उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा लेते हैं पहले। जैसे कि मान लो हमारे पास 1000 यूनिट्स है, इसमें से हमें 100 यूनिट्स को कलेक्ट करना है, तो हम 10 यूनिट्स के इंटरवल के बेसिस पे अपना डेटा कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। इफ़ पॉपुलेशन क्या होता है, होमोजीनियस होता है, तो ये मेथड सैम्पलिंग का गुड होता है। जैसे और इसमें क्या, रिसर्च कैन नॉट अप्लाई हिज ओन बायसनेस है, और यहाँ पर रिसर्चर की अपनी खुद की बायसनेस नहीं लग पाती। वो 1000 पॉपुलेशन है, उसमें से 100 यूनिट का डेटा कलेक्ट करना है 100 पीपल का, तो वो क्या करेगा, 10 यूनिट के इंटरवल्स का डेटा बना देगा, 0 to 10, 10 to 20, ऐसे वो अपना सिस्टमैटिक वे में डेटा कलेक्ट कर सकता है। तो ये होता है हमारा सिस्टमैटिक एरर। सो नेक्स्ट इज, एंड दिस इज द लास्ट वन, दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन इनफाइनाइट है, आपको नहीं पता कि पॉपुलेशन नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, आपको नहीं पता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन लिस्ट ऑफ ऑल द पॉपुलेशन इज नॉट अवेलेबल, आपके पास अवेलेबल भी नहीं है कि क्या क्या पॉपुलेशन के कैसे कैरेक्टरिस्टिक है, क्या उसकी मतलब पूरी इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है। पॉपुलेशन क्या है, स्कैटर है ओवर अ वाइड जोग्राफिकल एरिया। अगर आप उत्तर प्रदेश यूपी की बात कर लेंगे तो वो काफ़ी बड़ा है, उसका अगर आप डेटा कलेक्ट करने जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड एरिया है, आपको बहुत डिफिकल्टी आती है, तो उस टाइम पे हम क्लस्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल हैव्स टू स्टडिंग एज अ ग्रुप। अब क्या होता है, हमको हर एक इंडिविजुअल को पढ़ना पड़ता है एज अ ग्रुप, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही स्कैटर्ड है, बहुत ही मतलब वेरिएबिलिटी होगी। इंडिविजुअल यूनिट्स कैन नॉट बी सैम्पल ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। हम क्या है, इंडिविजुअली हर किसी को सैम्पल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप इतनी लार्ज वाइड स्प्रेड पॉपुलेशन को कवर नहीं कर सकते हैं। तो अब दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये था हमारे कुछ सैम्पलिंग के मेथड्स, जिसमें प्रोबेबिलिटी मेथड पढ़ा, जिसके अंदर हमने सिंपल रैंडम मेथड पढ़ा, हमने हमारा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड पढ़ा, सिस्टमैटिक पढ़ा, क्लस्टर सैम्पलिंग पढ़ा। तो हमारे पास ना क्या आ जाता है क्वेश्चंस में, अगर आप देखेंगे तो मैचिंग आ जाती है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। कल की क्लास में नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल पूछेंगे, तो आपके पास क्वेश्चन होगा कि आपको बोला होगा कि इसमें से जो नॉन प्रोबेबिलिटी है उसको मार्क करें, तो उसमें कुछ सिस्टमैटिक के होंगे, मतलब कुछ हमारे प्रोबेबिलिटी के होंगे, कुछ नॉन प्रोबेबिलिटी के होंगे। तो आपको याद होनी चाहिए कि कौन से हमारे मैथड प्रोबेबिलिटी के या कौन से नॉन प्रोबेबिलिटी के हैं। तो कल हम नॉन प्रोबेबिलिटी को पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टाटा, सी यू सून।